अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव इक्वेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था जब हम ऑसिलेशंस की बात कर रहे थे तो उसमें अगर बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और हमने ये कहा था कि ये जो सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है जो हमने वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मैकेनिकल प्रॉब्लम को देखते हुए बनाई थी कि डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। हमने ये कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है कि फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है सम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें। तो लिहाजा ये जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको ये वाला सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई करता है। अब चूंकि हमारी जो वेव है जब मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी या तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑसिलेट करते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर वेव ये है तो हमारी जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें मोशन अप एंड डाउन होती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें टू एंड फ्रो मोशन जो है वो होती है। तो इसलिए उसके अंदर भी जो ऑसिलेटरी मोशन है लिहाजा उसकी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी की जिस तरह ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वहाँ पर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होगी जो हमारी जो वेव है उसकी प्रोपगेशन को डिस्क्राइब करेगी। तो इस टॉपिक में हमने वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको निकालना है कि वो किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होगी। तो चले करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब एक स्ट्रेच्ड जो स्ट्रिंग है उसमें से वेव प्रोपेगेट करती है तो जो स्ट्रिंग के एलिमेंट होते हैं वो उसकी मोशन के अपवर्ड सॉरी हाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो उनकी मूवमेंट होती है, यानी परपेंडिकुलर जो है मूवमेंट होती है हमारे मीडियम के पार्टिकल्स की, यानी जो स्ट्रिंग है उसके पार्टिकल्स की। स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो मोशन है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो होती है, यानी वो एक ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल हमारे पास बन जाती है। तो उसमें जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो जब हम न्यूटन्स लॉ वहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन जाएगी जिसको हमने ड्राइव करना है। और वो जो हमारे पास एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम नाम देंगे वेव इक्वेशन। जैसे कि हमने ऑसिलेटर सिस्टम में देखा था कि वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यानी उसमें था डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनेंगी। तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी एक स्ट्रिंग का एलिमेंट जिसका जो मास है वो dm है और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हम स्मॉल l ले लेते हैं, और उस स्ट्रिंग के अलोंग एक वेव जो है वो ट्रेवल करती है और उस स्ट्रिंग की जो मास डेंसिटी है वो हमारे पास न्यू है। तो जो स्प्रिंग है इनिशियली इज स्ट्रेच्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जब वेव उसमें ट्रेवल करती है, ये फर्ज कर लें कि हमारी जो स्प्रिंग है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो स्ट्रेच्ड है, लेकिन जब वेव ट्रेवल करती है तो फिर अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ वो उठ जाती है। तो हमने उसका कुछ ये वाला पार्ट जो है वो लेना है और अस्यूम कर लेना है कि वो जो है अपनी इनिशियल यानी जो मीन पोजीशन है उससे जो है वो अपवर्ड एज अ वेव एज अ रिजल्ट ऑफ वेव ट्रैवर्सिंग वो जो है वो अपवर्ड लिफ्ट कर गई है, वो मूव कर गई। फिर हमने देखना है कि जब वो मूव करेगी तो उसमें स्ट्रेचिंग जो है पैदा होगी, यानी उसमें जो है वो टेंशन जो है वो पैदा होगा। और जैसे भी हमें पता है कि टेंशन उस वक्त पैदा होता है जब किसी मटेरियल के ऊपर अपोजिट फोर्सेस जो है वो लग रही होती हैं। तो इस चीज़ को फिर हम देखते हैं डायग्राम के अंदर कि कितना टेंशन जो है और किस वजह से टेंशन जो है वो उसमें जनरेट होता है।
और उससे फिर कितना एक्सेलरेशन जो है हमारी जो स्प्रिंग है उसमें या स्प्रिंग की पार्टिकल है उसमें अपवर्ड जो है वो पैदा होता है। तो डायग्राम को हम देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया है कि जैसे कि हमने बात की कि हम एक स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है वो ले लेते हैं। तो हमने उसका एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो एल है। ये फर्ज कर ले कि उसकी लेंथ एल है। अब उसके ऊपर जब वेव ट्रेवल करेगी, जैसे हमने बात की थी कि हमारी वेव जो है फर्ज करें कि लेट्स सपोज ये है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ मूवमेंट हुई है और इसमें एक तनाव पैदा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक फोर्स इधर लग रही होगी और एक फोर्स जो है वो इधर लग रही होगी। तो वो फोर्स है इतने हिस्से में जो है वो दिखाई गई है। तो दो फोर्सेस हैं जहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं। जो अपवर्ड फोर्स लग रही है जिसको अपवर्ड पुल कर रही है उसको हम F2 कह रहे हैं, और जो डाउनवर्ड पुल कर रही है उसको जो है वो हम F1 फोर्स का नाम दे रहे हैं। और ये हमें डायरेक्शन ये बता रही है कि हमारी जो वेव ट्रेवल कर रही है तो हमारी जो वेव है वो एक क्रेस्ट बनाने को जा रही है। उसका पार्टिकल जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव कर रहे हैं इस इंस्टेंट पे। तो अब जो है चूंकि दोनों फोर्सेस की वजह से तनाव पैदा हुआ है और बॉडी की मूवमेंट भी हुई है, इसका मतलब ये होगा कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो है वो पैदा ज़रूर हुआ होगा। तो जो एक्सेलरेशन जो है ये पैदा हुआ होगा ड्यू टू नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? जितनी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं हम उनका सम ले लेंगे। अब ये जो F2 फोर्स है ये अपवर्ड एक्ट कर रही है और F1 फोर्स जो है ये डाउनवर्ड जो है वो एक्ट कर रही है। तो लिहाजा जब हम इनके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो कंपोनेंट्स बनाने से इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो डेफिनेटली ये होंगे। ये होगा F2y और ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव होगा। जब हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इसका ये कंपोनेंट जो है Fy1 ये डाउनवर्ड होगा। तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होने की वजह से ये नेगेटिव ले रहे हैं हम, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होने की वजह से हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। तो जो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, चूंकि हॉरिजॉन्टल जो है वो वेव मूव करती है, मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करते, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो उनके मतलब इक्वल हैं जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हम जो फोर्स अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस एक्ट कर रही है वो हम ले रहे हैं। और उसमें एक पॉजिटिव है, जो कंपोनेंट अपवर्ड लग रहा है वो पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो नेगेटिव है। तो इसलिए जो नेट फोर्स होगी इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो ये हमने उन फोर्सेस का सम ले लिया। ये हमारे पास इतने हिस्से का मैस आ गया और ये हमारे पास जो है मीडियम पार्टिकल के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है ये वो आ गया। तो इस चीज़ को हमने याद रखना है। इसके अंदर जो है हमने वैल्यूज पुट करनी है फोर्सेस की निकाल के, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जानी है। तो इसको मज़ीद करने के लिए जो मैस है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए भी मैस की भी ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पास फार्मूला है मैस डेंसिटी का, लीनियर मैस डेंसिटी का, वो होता है म्यू इक्वल्स टू मैस पर यूनिट लेंथ। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा और जो लेंथ है हमारे पास वो ये है। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डबल डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल की मूवमेंट है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वो तब्दील हो रहा होगा। तो इसलिए हमने जो है इसको ये लिया है डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो अब हम जो फोर्सेस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखा कि हमारी जो अपवर्ड फोर्स है वो F2 है, और जब हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो कंपोनेंट्स एक इसके टेल से लेंगे, एक इसके हेड से लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा F2y और ये कंपोनेंट बन जाएगा F2x। अब चूंकि नेट मूवमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रही है तो इसलिए हमने जो है पीछे इसी के अलॉन्ग जो है एक्सेलरेशन लिया है। तो अब अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहें
क्योंकि टेन हमें जो है वो स्लोप बताता है, इसलिए हम टेन ले रहे हैं। और स्लोप की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब वेव ट्रेवल करती है तो उसका जो पार्ट ऊपर उठ जाता है वो हमें स्लोप बताता है। तो यहाँ पर स्लोप इतनी है, अगर ज़्यादा उठेगा तो उसकी स्लोप और ज़्यादा होगी, अगर मज़ीद ऊपर ही जाएगा इस तरह तो उसकी स्लोप और ज़्यादा होगी। तो हमने ये देखना है किया है कि जितनी कितनी जो है उसमें अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जितना अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतनी स्लोप जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमने स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा लिया है। और ये आपने इंटर के अंदर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम स्लोप निकालते हैं किसी चीज़ की, किसी लाइन की, तो उसका जो है वो हम टेन थीटा जो है वो निकालते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे टेन थीटा जो है वो निकाला है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम टेन की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो स्लोप को निकालना है। तो वो स्लोप हमने निकाल ली इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो नेट होता है तनाव, वो फोर्स की कॉमन वैल्यू होती है जो लग रही होती है। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू को निकालना चाहें जो F2 की है, तो फिर हम कैसे करेंगे, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे बाय वेक्टर एडिशन हम उसका जो है वो नेट निकाल सकते हैं। अब चूंकि हम ये अस्यूम कर चुके हैं कि हमारी जो एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग है, इसमें जो टिल्टनेस पैदा होती है वो कम होती है। तो टिल्टनेस यानी ये वाला हिस्सा जो है हम अज्यूम कर चुके हैं कि इट इज़ टू शॉर्ट, क्योंकि एंगल जो है वो हमने स्मॉल लेना है। तो जब ये एंगल बहुत स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको एंगल स्मॉल एंगल के लिए सिर्फ समझाने की खातिर बनाऊँ, तो ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे होगा, और एंगल और स्मॉल लेंगे तो ये वाला कंपोनेंट और स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा कि फॉर स्मॉल एंगल्स F2y component will be much less than as compared to this। तो यानी एज कम्पेयर टू दिस इसकी जो वैल्यू है राउंड अबाउट ज़ीरो आप कह सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको जो है वो अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो F2 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट की। जब हम F2 की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन जाएगा उसमें सिर्फ F2x का स्क्वायर बचेगा। और जब हम F2x का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो टाउ की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, वो F2x होगी। अब हम ये वैल्यू हमारा जो बेसिक रिलेशन था वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास F2y की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। इसी तरह जो हमारी सेकंड फोर्स थी जो कि डाउनवर्ड लग रही थी, जिसको हमने F1 कहा था, उसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए वैल्यू निकालेंगे इस कंपोनेंट की, तो वो वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास जो है F2y की वैल्यू भी आ गई, F1y की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमने अपने जो ऊपर इक्वेशन थी जिसमें हमने लिखा था कि F2y माइनस F1y इक्वल्स टू डी एम ए अल्फा, तो इसके अंदर जो है हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट जो है वो आता है। तो वो वैल्यूज हम इसमें जो प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर पुट करते हैं। तो ये हमने जो है वो वैल्यूज पुट कर ली और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे जो मास था उसकी वैल्यू पुट कर ली। फिर इस इक्वेशन को हमने टाउ यहाँ से कॉमन लेके रीअरेंज किया, तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ गया। तो अब यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि टेंजेंट थीटा टू माइनस टेंजेंट थीटा वन इक्वल्स टू दिस। और टेन थीटा हमें क्या बताता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं जो स्लोप होती है ये फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होती है, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स के। अब चूंकि यहाँ पे हम पार्शल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास पार्शल डेरिवेटिव आ जाएगा वाई का। तो इसलिए हम इसको इस टैन थीटा की जगह जो है वो स्लोप पुट करेंगे। तो ये हमने टैन थीटा की जगह जो स्लोप की वैल्यू है वो पुट कर दी। तो हमारे पास जो है
क्वेश्चन नंबर 7 इस फॉर्म के अंदर आ गई। तो अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इसको जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर फॉर्म के अंदर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसको मज़ीद हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। तो इसमें रीअरेंजमेंट के लिए हमने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो हम पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाल चुके हैं कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वेव की, उसका जो रिलेशन होता है टेंशन के साथ वो इस तरह होता है V इक्वल्स टू tau tension produced in the string and the mass per unit length, ये था। तो जब हम इसको स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टाउ ओवर म्यू, और चूंकि ये म्यू ओवर टाउ है तो इसलिए ये हमारे पास 1/v² जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ जाती है। और जब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है एक वेव आ जाएगी प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी वजह से अलोंग वाई एक्सिस जो है वो पार्टिकल जो है मूवमेंट कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि किसी भी किस्म की जो वेव है जो वन डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, ट्रांसवर्स वेव है, तो उसको हम इस इक्वेशन से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसका फंक्शन जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।